नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नॉनस्टॉप जारी हैं। हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश से जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, उसमें कट्टरपंथियों की जमात अब हिंदू मंदिरों को टारगेट कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश के फिरोजपुर में जिहादी जमातियों ने हिंदुओं के घरों को फूंक दिया, हिंदुओं को जिंदा जलाने की कोशिश की है। इससे पहले भी हिंदुओं के घरों को फूंका गया था। 18 दिसंबर को दीपू दास को जिंदा जला दिया गया, तो चटगांव में शील फैमिली का घर जला दिया गया और अब फिरोजपुर में हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई। कट्टरपंथियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर एक पोस्ट लिखा। इसमें पहले हालात बयां की और फिर बांग्लादेश की घटना की तुलना ममता के राज से कर दी। अमित मालवीय ने लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड हिंसा का यह पैटर्न मालदा और मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक दंगों की याद दिलाता है, जहां ममता बनर्जी की देखरेख में हिंदू घरों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया और एक पिता पुत्र हरगोविंद दास और चंदन दास को इस्लामी कट्टरपंथियों ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। उन्होंने आगे लिखा कि पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री ममता बनर्जी तब हिंदुओं की रक्षा करने के लिए नाकाम रही, ठीक वैसे ही जैसे आज उनकी चुप्पी और निष्क्रियता सीमा पार चरमपंथियों को बढ़ावा दे रही है। अमित मालवीय ने लिखा कि जब हिंदुओं को सिर्फ उनके धर्म के कारण निशाना बनाया जा रहा है तो दुनिया चुप नहीं रह सकती। ऐसे में सवाल है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार सियासत का नया हथियार बनेगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले आपका मेहमानों से राब्ता करवा देते हैं। शिवम त्यागी है, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। विनोद बंसल प्रवक्ता वीएचपी से हमारे साथ जुड़ेंगे। सुबही खान जी हैं, संयोजक हैं, राष्ट्रीय आरजेए राष्ट्रीय जागरण अभियान की संयोजक हैं। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त जुड़े हुए हैं। और शहदाब चौहान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल त्यागी साहब आपसे ही, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, उसको आप बंगाल से कंपेयर करके क्या एक बड़े संवेदनशील मुद्दे को चुनावी मुद्दे में तब्दील नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि यहां पर जो हरगोविंद दास और चंदन दास जी को मारा गया, वो आपको शायद याद होगा कैसे मारा। बिल्कुल याद है मुझे। वो मूर्तियां बनाते थे और दशहरे के समय जिस तरह की स्थितियां भड़की थी, जिस तरह का माहौल खराब हुआ था, जिस तरीके से वक्फ के कानून को लेकर जो है हंगामा चल रहा था कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, वहां पर भीड़ ने उनको बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया। वही कट्टरपंथियों की भीड़ थी, वही सामने हिंदू बाप बेटे थे, वही मूर्तियां बनाते थे, अपना जीवन चलाते थे, और आकर भीड़ उसको मार दे तो उसको क्या कॉल आउट नहीं किया जाना चाहिए? और ये कोई स्टैंड अलोन एक घटना तो है नहीं। मुर्शिदाबाद में क्या स्थितियां थी आपने देखा होगा, किस तरीके से बमबाजी हुई थी अभी पिछले दिनों। उससे पहले आपको याद होगा 2019 के बाद किस तरीके से जो है हंगामा क्रिएट हुआ था, किस तरीके से हिंदुओं को खासतौर पर पलायन करना पड़ गया था जब वहां पर चुनाव के बाद पोस्ट पोल हिंसा हुई। फिर उसके बाद जब चुनाव हुए विधानसभा के, उसके बाद भी यही स्थिति हुई। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी ने जो स्थिति बंगाल में है वो भयावह कर दी। और ये मैं नहीं कहता हूं, लगातार कोर्ट्स की रूलिंग्स हैं, उसके बाद लगातार दंगों का इतिहास है, लगातार हिंदुओं को टारगेट करना है, उनके घर जला देना। और मैं तो इंडिया टीवी की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं, इंडिया टीवी के रिपोर्टर जब वहां पे गए, आपको याद होगा किस तरह की स्थितियां थी, हालत कितनी खराब थी। और जब वहां की बच्चियों से और बहनों से और बेटियों से इंटरव्यू उन्होंने किया, आप तो बोले, इससे आगे बोले उस वक्त। इससे पहले आपको एक इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं, बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश के मैनन सिंह में हिंदू युवक विजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि उसके ही एक कलीग ने उसको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और बाद में कहा मैं तो मजाक कर रहा था। ये हिंदुओं के साथ मजाक हो रहा है। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, यहां ये हुआ, बंगाल में ये हुआ, तो मैं भी आपको याद दिला दूं कि आप सत्ता में हैं, हिंदुस्तान में आपका इकबाल है। आपने बंगाल के लिए क्या किया था और फिर अब बांग्लादेश के लिए क्या कर रहे हैं, उसका भी हिसाब दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, हम बिल्कुल सरकार में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। केंद्र में हम सरकार में हैं, लेकिन राज्यों के अपने अपने कानून और कानून व्यवस्था और पुलिस है। जिस हिसाब से आप जानते हैं कि ये देश फेडरल स्ट्रक्चर पर चलता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वहां पर जब भी इस तरह की स्थितियां बनी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिन्होंने लगातार सवाल उठाए। बाकी तो और वहां कोई रहा भी नहीं, चाहे वो कांग्रेस का विषय हो या बाकी और पार्टियां हो। टीएमसी से लड़ने वाले, उनके साथ सड़क पर सामने लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही है। जहां तक बात बांग्लादेश
की है। मैं लगातार इस बात को कहते हुए आया हूं कि हमारी सरकार जो है डिप्लोमेटिक चैनल से लगातार बात कर रही है। 4 बार उनके उच्चायुक्त को हम जो है तलब कर चुके हैं, उनके सामने अपना स्ट्रांग कंडेमनेशन रख चुके हैं और ये कह रहे हैं कि इस स्थिति को कैसे भी बेहतर करना है और जिस तरीके के अंतरिम सरकार में ये हालात खराब हुए हैं इसको ठीक करना पड़ेगा। माइनॉरिटीज की स्थिति वहां पर सुधारनी होगी। कैसे करेंगे उस पर आप आगे जाएंगे। विनोद बंसल जी, माना जाता है कि हिंदू हृदय सम्राट वाली सरकार है, बांग्लादेश में हिंदू लगातार मारे जा रहे हैं। वीएचपी का रोड मैप क्या है, कैसे बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाया जा सकता है, कोई सलाह दे दीजिए बीजेपी को। नहीं, देखिए बीजेपी इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। देखिए केंद्र सरकार का मामला है, इसमें बीजेपी और हम और आप तो सब एक ही जैसे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हाँ, केंद्र सरकार के हाथ में कुछ डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, वहीं जो यूएन एजेंसीज हैं उनके पास बहुत बड़े चैनल्स हैं। यूनाइटेड नेशंस के जो हाई कमीशंस हैं और यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट विंग्स है, वो बेसिकली कहाँ सोई हुए समझ में नहीं आता। वो ओआईसी के नेता जो बात बात पर मुसलमानों के लिए तो खड़े हो जाते हैं सीधा सीधा, लेकिन जब मुसलमान अतिवाद करते हैं हिंदुओं के ऊपर तो ये चुप्पी साध लेते हैं। उन पर एक बड़ा मुद्दा है। एक और बात बताऊं पवन जी, बात यह है कि देखिए बांग्लादेश में जिनकी हत्या हो रही है कोई विदेशी नहीं है, वो कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई अतिवादी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, वो वहीं के नागरिक हैं। तो वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की है। और हम सब लोग चूंकि सिंपैथाइजर हैं और हमारा संकल्प है, विश्व हिंदू परिषद का काम है कि हम विश्व के किसी भी कोने में अगर हिंदू असुरक्षित है, हिंदू अगर परेशान है, प्रताड़ित है, पीड़ित है, तो उसकी रक्षा करना और उसको संबल प्रदान करना हमारा काम है। और हम अपने ढंग से उस काम को कर रहे हैं। और हमने देखिए कि पिछले 1-2 सप्ताह के अंदर लगभग 500 स्थानों पर भारत और भारत के बाहर जो है तीव्र प्रदर्शन किए और प्रदर्शन करके पूरे विश्व समुदाय को जगाया। हमने बांग्लादेश की सरकार को भी जगाया। हमने अपनी सरकार को भी कहा कि आखिरकार जो भी आपने जो चैनल्स अपनाए हैं उनका उतना परिणाम नहीं आ पा रहा जितना आना चाहिए। जिस प्रकार से लगातार जिहादी गतिविधियां वहाँ पर हो रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है जैसे सरकार जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वहाँ पर चल रहा है। लेकिन एक बड़ी बात पवन जी ये भी है कि हमारे यहाँ की जो संस्थाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद के अलावा मुझे बता दीजिए किस संस्था ने आखिरकार वहाँ पर देशव्यापी इतना प्रदर्शन किया। आखिरकार ये मुस्लिम तंजीमें हैं जो कहती है इस्लाम शांति का धर्म है, क्या किसी ने एक लेटर भी भेजा क्या उसके राष्ट्रपति को या एडवाइजर को या किसी हाई कमीशन को कि हाँ हिंदुओं का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए? बात बात पर गाजा पर तो बाजा बजाते हैं, हजारों की संख्या में फौज लेकर के और भारत की सड़कों पर उतर आते हैं। आतंकवादी में कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो इस देश की विपक्ष की नेता जो है ना रातों रात और सोती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को रात को जगाया जाता है। और आप देखिए कि इतने सारे जनाजे जो है ना आतंकवादियों के लगते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि एक भी पत्र कोई हिंदू पीड़ितों के लिए नहीं बनता, एक पत्र भी नहीं बनता, एक कंडेमनेशन नहीं है। आपसे एक सवाल हो रहा है, लेकिन उससे पहले मुस्लिम स्कॉलर मेहरुद्दीन साहब को ले लेता हूं मैं। मेहरुद्दीन साहब, जब बात आती है तो आप पर आरोप ये लगा रहे हैं कि हिंदुओं की अगर हत्या होती है तो मुस्लिम हिंदुस्तान का मौन है। देखिए, जिस तरीके से विनोद बंसल जी लगातार मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, तो और आपने देखा भी होगा जब मुसलमानों के देश के अंदर लिंचिंग होती है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जब इनकी जबान में क्यों दही जम जाती है, फिर ये क्यों नहीं बोलते? मगर हम तो लगातार कह रहे हैं कि सरकार की नैतिकता के तौर पे जो विदेश मंत्री हैं हमारे देश के, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे जो है अभी तक जो है बांग्लादेश से कोई भी सारी चीजें का जो हमारा आना जाना वहां पर है, उनके जो हाई कमीशन उनको यहाँ से दफा कर देना चाहिए था हिंदुस्तान से, तुरंत उनसे सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए बांग्लादेश से, जैसे हमारे हिंदू भाइयों के साथ वहां पर अत्याचार हो रहा है। हम लगातार कंडेम करते हैं इन सब चीजों को। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, क्या कर रही है वो भी तो बंसल साहब एक बार सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा मैं। कह क्या रही है, तंजीमें कर क्या रही है, वो बता रहे हैं। बोलिए। देश के जितने भी आज देश के मुसलमान हैं, सब इस बात से परेशान है कि जो भी घटना बांग्लादेश में हो रही है वो कंडेम करते हैं उसको, सब लोग उसके हम साथ नहीं खड़े उनके। मगर जब देश में मुसलमानों की लिंचिंग होती है तो यही वीएचपी के कार्यकर्ता लगातार मुसलमानों को लगातार निशाना बनाने का काम करते हैं। और वीएचपी पर आज तक केंद्र सरकार ने किसी भी तरीके का पाबंदी नहीं करा, ना इन पर रोक लगाई, ना पाबंदी लगाने से को बैन करने का काम किया। बांग्लादेश के हमले रुक जाएंगे सर, वीएचपी पे पाबंदी लगाने से। मैं आज लगवा देता हूं के हाथ जोड़ के कि लगा दो जी इनको, बांग्लादेश के हिंदू तो बच जाएंगे। जी प्रताड़ित है उसको तथाकथित अल्पसंख्यकों के कारण। आप वीएचपी के प्रवक्ता हैं, आप वीएचपी के नेता हैं, आपको धरना प्रदर्शन करना चाहिए, सरकार पे मोदी जी के घर पर करना चाहिए।
सरकार में वो बैठे हैं और आप सवाल आज आपको नहीं यहाँ करना के देश के चाहिए। हिंदुस्तान आपको नहीं के करना मुसलमानों चाहिए। से सवाल आप पूछ रहे मानवीय है हैं। क्या? मेरे को शर्म आती है आप पे। आप मानवीय क्यों आप है क्या? बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना आपका चाहते? जानवर है आप क्या? क्यों इस्तीफा मांगना अरे नहीं कम से चाहते? कम आप क्यों तो सारे अपने- रिश्ते आप तोड़ना तो नहीं अपने चाहते? इस्लाम क्यों को शांति हसीनों धर्म को यहाँ कहते से हैं। देश से बाहर आप भगाने बोले का ना, काम क्यों इस्लाम नहीं के अनुसार करती ठीक नहीं भारत है। सरकार हमारी? अरे मुंह में तो जितनी ये आदमी सवाल अगर गलती इनसे आखिरकार पूछेंगे नहीं तो है। ये इस्लाम लगातार ये इस्लाम का मुसलमानों को काम नहीं है। निशाना बनाने का कि काम पैगंबर के नाम पर क्या सरपंच से पाबंदी जुड़ा की आपको गैंग कोई चलती है तो चल चुप रहा हो है? जाते आप हैं। डिबेट आ रही है आपकी जब बात। इस्लाम के नाम ठीक है, पर बुलवाइए हिंदुओं का फिर उन्हें। कत्लेआम अनुराग कर रहे भदौरिया हैं। जी, ईसा अनुराग ईसा के भदौरिया नाम जी, पर वो हमें मारते मुस्लिम हैं। स्कॉलर कह रहे हैं कि तो बीजेपी आपको की क्या सरकार हिंदुओं के हित सुरक्षित करने में नाकाम रही है। विपक्ष के तौर पर आपको बड़ा अच्छा मौका है बीजेपी को घेरने का। कब उतर रहे हैं सड़कों पे? अब सवाल है, देखिए, मौका है, बड़ा अच्छा मौका है, ये शब्द ठीक नहीं है। जब आपने बीजेपी से सवाल पूछा था तो विपक्ष से भी उसी समय पूछ लेते तो हम उसको जवाब अच्छी तरह से देते। सवाल है कि सरकार देश में भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी से आज से नहीं, जब से दीपू दास की मौत हुई है, हम सरकार को बार बार कह रहे हैं कि सरकार आपकी लाल आंखें कहां हैं? सरकार अब बांग्लादेश को सबक क्यों नहीं सिखा रहे हैं? लेकिन सरकार देखो अपनी नाकामी छुपाने के लिए पश्चिम बंगाल की बात करेगी, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है इस पे सवाल नहीं करेगी। अरे सरकार को उठाना है। सवाल तो बार बार पूछा जा रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस जो इतनी बड़ी हिंदुओं पे माइनॉरिटी में अत्याचार हो रहा है, सरकार क्या करी बताइए ना। डिप्लोमेट से बुला के बात कर ली, हमने ये कर लिया, अब विपक्ष सड़क पे क्यों नहीं उतर रहा है, विपक्ष सड़क पे क्यों नहीं आ रहा है? ये सवाल है क्या? सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की इस देश में है ना। सरकार के साथ हम खड़े हैं ना कि सरकार आगे बढ़े। हम सरकार के साथ हैं कि वहां हिंदुओं पे माइनॉरिटी पे अत्याचार क्यों हो रहा है। कमाल की बात कर रहे हैं। क्या क्या कदम उठाने चाहिए वो कदम बता मेरी दीजिए बात सर, सुनिए, थोड़ा मेरी बात मार्गदर्शन सुनिए, कर मेरी बात दीजिए सुनो। विपक्ष की अरे भूमिका के तहत। अरे विपक्ष तो क्या हमेशा, उम्मीद है आपको? याद होगा पहलगाम, सुनिए मेरी बात सुनिए, जब पहलगाम में पाकिस्तान ने आतंकवादी घटना जब की, हमने कहा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। सरकार के साथ पूरा विपक्ष पूरी तरह से खड़ा था। लेकिन सरकार को क्या होता है, जिम्मेदारी विपक्ष पे डालना चाहते हैं। पहलगाम की घटना हुई तो भी जिम्मेदारी विपक्ष पे, ये नेता वो बोल रहा था, नेता बोला, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। सरकार भारतीय जनता पार्टी बोलेंगे सत्ता में रह के सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाती है, विपक्ष में रह के विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाती है। ये समाज के अंदर में कभी भी समाज के किसी वर्ग के सम्मान की बात नहीं करती है, सिर्फ अपने सत्ता पाने की बात करती है, चुनाव की बात करती है, चुनाव के मुद्दे तय करती है। ये चुनाव के मुद्दे तय मत कीजिए। इतना बड़ा वहां पे हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है बांग्लादेश में, उस पर कार्रवाई कीजिए। हम आपसे कह रहे हैं सरकार से, हम संविधान और सरकार, न्यायपालिका और देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम सरकार से कहते हैं सरकार आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। आप हमारा मुंह मत देखिए कि हम तो कह रहे हैं आप आगे बढ़िए, आप हमारे मुंह की तरफ है तो हम आपसे कह रहे हैं आप आगे बढ़िए। शिवम त्यागी सीधे तौर पर पूरा समर्थन है विपक्ष का, कह रहे हैं आप आगे बढ़े, कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। 500 स्थानों पर प्रदर्शन किया है, कम से कम 5 स्थानों पर तो आपका भी डिबेट बनता है। पवन जी, मेरी सिर्फ टर्न बातें ही आ रहा करवानी हूं, है कि सुवी रोड खान जी पे आ क्यों रहा नहीं उतर रहे हो, ये वो रोड पे संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हो, मैं रोड पे वैसे तो, संघर्ष अरे करने भैया जवाब ले लूं अनुराग सर? भदौरिया रुक जाइए। अनुराग भदौरिया जी, एक बार जवाब ले लीजिए, आपका ही सवाल है। सरकार के साथ खड़े हैं। हाँ। ये यहाँ मुंह चुराने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, जवाब दीजिए। विपक्ष आपके साथ है, क्या कदम उठा रहे हैं आप? थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं अनुराग भदौरिया को कि झूठों ने झूठों को कहा है सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। ये जो समाजवादी सरकार पार्टी के के लिए कह माउथपीस रहे हैं। बैठे हुए हैं, अच्छी बात ये है। इतने ये झूठे सरकार हैं जिसकी के कोई लिए हद बोल रहे नहीं हैं। क्या बात है। कही है इन्हीं की सरकार पार्टी की? है। जब हम सीएए को लेकर आ रहे थे तो ये लोग विरोध में थे। इन्हीं बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर तो आना था, इन्हीं के लिए तो वो बिल, प्लीज बीच में नहीं। अनुराग भदौरिया, इसका मतलब आपको टीवी पर दिखा रखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि बोलना होता है। अनुराग जी, आपके पास आऊंगा मैं, एक बार जवाब ले लीजिए। आपने अगर उनको कटघरे में खड़ा किया है तो मौका है, सुनिए तो सही जवाब क्या है। आपको अगर इंडिया टीवी ने विंडो दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि नॉन स्टॉप चलते रहना है और एड में भी बोलते ही रहना है। इसका मतलब ये होता है कि दो लोग आपस में, रोक दीजिए प्लीज, लाभ है इस बात। रुके हुए हैं, आप बात रखिए। वो देखिए ना, भदौरिया साहब सुनिए तो सही। थैंक यू। आपके समर्थन के बाद बीजेपी करेगी क्या, वो तो सुन मैं सिर्फ लीजिए। एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इनका समर्थन जो है बिल्कुल झूठा है। हाँ, इनका मौन समर्थन जरूर है कट्टरपंथियों को और बांग्लादेशियों को, क्योंकि जब हम इसी संबंध में कानून लेकर आ रहे थे तो यही वो लोग थे जिन्होंने इस पूरे देश को जाम कर दिया था। यही वो लोग थे जो शाहीन बाग को सही बताते थे। यही वो लोग थे जो कहते थे नहीं, ये बिल्कुल एकदम धर्म विरोधी कानून है, ये देश विरोधी कानून है, ये लोकतांत्रिक कानून नहीं है, ये संवैधानिक कानून नहीं है। इसके विरोध में थे ये लोग। इनकी खुद की स्टेटमेंट है कि ये देश के खिलाफ है, ये देश के संविधान के खिलाफ है, ये कानून नहीं आना चाहिए। अल्टीमेटली आज कह रहे हैं कि नहीं, हम भी समर्थन में।
ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी भाई। जब कट्टरपंथ को खुलकर क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, उस पर बात भी नहीं कर सकते, हिंदुओं के लिए बिल लाए तो उनको लाने नहीं देते, माइनॉरिटीज के लिए बिल लाए उसको लाने नहीं देते जो बांग्लादेश और बाकी 4 कंट्रीज में है, लेकिन यहां पर आकर कहेंगे नहीं नहीं हम भी साथ हैं। कैसा साथ हुआ भाई? ये कैसा साथ हुआ? ये देखिए ना, आपने इनको जब तक इनको विंडो में रखेंगे बोलते रहेंगे, ये आदत है इनकी। अनुराग जी, इन्होंने आप पर यह कहा कि अगर हम सीए लाए थे प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन को हिंदुस्तान में सुरक्षित जमीन लेने के लिए, तो आपकी पार्टी थी जिसने विरोध किया था। आप सुन लीजिए मेरी बात, हमने तो एसआईआर का भी विरोध किया। नहीं, एसआईआर किस चीज का विरोध किया? कि प्रक्रिया सही होनी चाहिए और उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीए का क्यों विरोध था? उसकी प्रक्रिया में क्या गड़बड़ी थी? इनके प्रक्रिया इसलिए क्या गड़बड़ी थी एसआईआर सीए की प्रक्रिया में? कराना चाहते थे। सीए एनआरसी में भी आप यही इसी तरह आप पूछ लीजिए फिर से। लेकिन इसका मतलब यह है कि आप वहां कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे किसी बात को आपको सुधारने की बात करेंगे तो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, आप चुप्पी साथ जाएंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछ दीजिए, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मेरा जवाब वो देंगे नहीं, आपका क्या पता दे रहे। शिवम त्यागी जानना चाहते हैं, बोल रहा हूं, क्या सीए पर आपकी सोच बदल गई है उनकी तरफ से? अच्छा ठीक है, अब कह दीजिए, मैं मान लेते हैं, एक काम करते हैं, पलट देते हैं, सवाल बदल लेते हैं। क्या सीए सही है? अब बता दीजिए। हमने सवाल उठाया तो क्या आपने एसआईआर मेरा तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो सुनते तो है ही नहीं, वो वन साइडेड ट्रैफिक है उनका, तो बस एक ही तरफ से चल रहा है। अन्याय हो रहा है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? ठोक के कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप विपक्ष का रोना बंद कीजिए, विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना बंद कीजिए, सरकार की जिम्मेदारी निभाइए, सरकार की जिम्मेदारी से सरकार की जिम्मेदारी है। अनुराग जी अपनी बात रख रहे हैं। सुबोई खान जी, आपसे सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो मुसलमानों को कटघरे में क्यों खड़ा किया जाता है? क्या यह गलत नहीं है? यहां का मुसलमान क्यों बार बार साबित करे कि भाई मुझे बोलना पड़ेगा? जी जी पवन जी, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोली और आपसे अपेक्षा करती हूं कि मुझे कम से कम 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूं, राष्ट्र जागरण अभियान की संस्थापिका हूं। 20 से ज्यादा राज्यों में हम भारत में प्रवास कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी प्रवास कर रहे हैं, और अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद के विरोधी हमारी लड़ाई है। सबसे पहले तो मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं कि बांग्लादेश में अगर किसी हिंदू भाई की लिंचिंग कर दी जाती है तो भारत में किसी मुसलमान को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा रहा है। ये लोग जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। इससे आप आरएसएस, बीजेपी, पक्ष विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। जिस समय अल्लाह अकबर का नारा, तकबीर का नारा लगा के आतंकवादियों ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्लों को खत्म कर दिया था, उस समय ना बीजेपी थी ना आरएसएस थी। तो ये एक प्रॉब्लम है जो सदियों से चली आ रही है, आज भी है। आप एक बात बताइए, मिडिल ईस्ट में क्या बीजेपी है? सीरिया ले लीजिए, यमन ले लीजिए, ईरान, इराक, इजराइल ले लीजिए, 7 फुट पे इजराइल आतंकवाद से लड़ रहा है। आप अफ्रीका चले जाइए, सहेल, नाइजीरिया, लीबिया, आप एशिया आ जाइए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इवन भारत में भी स्लीपर सेल्स काम करते हैं और भारतीय मुसलमान को भारत से तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह एक वैश्विक समस्या है जिसका जो दंश भोग रही है वो मानवता भोग रही है। अभी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के चीथड़े उड़ा दिए, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमान बच्चियों को कब्र में दफना दिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बुर्का नहीं पहन रखा था। बांग्लादेश में हिंदू भाई की लिंचिंग कर दी, जानवर की तरह उसको कसाई खाने में वैसे जानवर भी नहीं लटकाए जाते जैसे उस इंसान को लटका के उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी गई है। एक ईसाई बहन को चारों तरफ से घेर लिया रेडिकल इस्लामिस्ट की भीड़ ने और वो अपनी इज्जत बचाती नजर आई। रेडिकलिज्म की बात तो कर रहे हैं। पवन जी प्लीज बीच में मत रोकिए, मैं समाधान पे बात करती हूँ। लाल किले में एक पढ़ा लिखा डॉक्टर सुसाइड बॉम्बर बन के फट गया और ऑन कैमरा उसको मार्टेडम ऑपरेशंस कह रहा है। पहलगाम में मजहब धर्म पूछ कर हिंदुओं को मारा गया। तो भाई सबसे पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं करनी पड़ेंगी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई करके ब्रश अंडर द कारपेट नहीं करना पड़ेगा। वो चचा नेहरू की तरह हिंदू चीनी भाई भाई करके चढ़वा दिया था ना चाइना को देश पर। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपने क्या आइडेंटिफाई किया? प्रॉब्लम इस्लाम के नाम पर अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद है। दिस इज अ प्रॉब्लम। और आतंकवादी रातों रात नहीं बनते हैं, पहले उनको देश से तोड़ते हैं कि आपका कानून अलग है, आपकी शिक्षा अलग है, आपकी न्याय प्रणाली अलग है, आपकी भाषा सब अलग है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमें लड़ना पड़ेगा तभी हम आतंकवाद का समाधान कर पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि कॉमन लॉ जरूरी है,
इसीलिए हम बोल कहते लूं। हैं कि सीएए जरूरी मैं है, बोल लूं। जवाब ले लूं इसीलिए सर? हम कहते हैं मैं कि बोल लूं। एसआईआर जरूरी है। मैं भारत भदौरिया के साहब, मुसलमान को इनका कहना भारत है को कि मुख्य भारतीय धारा समाज से में भी जुड़ना होगा। कट्टरवाद है और उस कट्टरवाद पर आप चुप्पी साध लेते हैं। हमेशा विपक्ष के तौर पर सरकार से सवाल पूछना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर समाज में देखिए- कुछ गलत है तो उस पर भी आप बोलिए। ये सुबही खान का कहना है। देखिए, समाज में जब भी कुछ गलत होता है, चाहे आऊंगा। किसी समाज का व्यक्ति हो, समाज के अंदर में कभी कुछ भी गलत करता है तो समाजवादी पार्टी हमेशा से, समाजवादी लोग उसकी निंदा करते हैं। हम समाज के अंदर में हमेशा, क्योंकि हिंदुस्तान अरे अनेकता आप में तो एकता अपने वाला वोट देश है। बैंक के लिए मुसलमानों बात के तो साथ बोलने खून दीजिए, माफ मैं आपके करते हैं। बीच में अनुराग नहीं जी, बोला। उत्तर सब्जी प्रदेश मैंने की आपको बेटी हूं सुना मैं। धैर्य से। 2017 से पहले अच्छा, आप लोगों ने बोलिए, फिर सत्ता मैं में रहने बोलूंगा। के लिए मैं इस उत्तर तरह का नहीं प्रदेश लड़ना का चाहता। क्या हाल किया है अरे हम आपको जानते मैंने हैं। सुना हमारी कौम भाई, के बच्चों के अब हाथ आप में कह रही आपने थी कोई हथियार बीच में थमा नहीं दिए। बोले, अब आप हमारी मेरे कौम बीच के में बोल बच्चियों रही हैं, को तो ये आपने तो जो न्याय है नहीं है। सिर्फ वोट बैंक के लिए आपने इस्तेमाल कहा करने के लिए आप बीच में मुसलमान मत पुरुषों के बोलो। हाथों आप इस्तेमाल होने के मैम, लिए छोड़ आपने दिया। आरोप बहुत लगा दिए, जवाब अरे ले आरोप लीजिए। नहीं है, ये अब आप रियलिटी ही है। देखिए, ऐसे डिबेट ये नहीं लोग होती है। अपीजमेंट आप करते जवाब तो हैं, ले लीजिए मैम। तुष्टीकरण कोई नहीं करते हैं बोलेगा। सिर्फ वोट्स के लिए। काहे का आप समाजवाद हटाइए, पूरी तब तो कौम बोल को पाएंगे। हद में धकेल ऐसे दिया कैसे सिर्फ वोट डिबेट बैंक होगी पॉलिटिक्स भाई? के लिए। मैं तो भुक्तभोगी हूं ना मैम, पवन जी। रुक जाइए एक उत्तर बार। प्रदेश अरे की जवाब बेटी ले हूं, लीजिए, जिसकी जवाब मैं ले किसी लीजिए। का हिस्सा नहीं हूं। भाई देखिए, आपने सब बहुत मुद्दे- आरोप लगाए। देखिए, आपने सबूत ही अनुराग आप जी सुन बोलते लिया। हैं ये किसी सीधे तौर पर मेरी बात आपको सुनिए, कह रहे हैं कि मेरी बात आप बोलने दीजिए, कट्टरवाद पर आंख बंद अरे कर सुन लेते हैं और कौम लीजिए, को पीछे सुन तो धकेलने में आपकी भूमिका है। माफ करते हैं सुन- साफ अरे खून भाई, माफ अब सुन करते लीजिए हैं। मैम। कि अरे हमें वोट कैसे देते होगी? रहो। मैम, सुन लीजिए, नहीं सुन होती लीजिए। है। जी अनुराग जी, गोपी जी, आप बोलती हैं आपके बीच में कोई नहीं बोले, आप दूसरों के बीच में बोलेंगी तो जी अनुराग जी नहीं बोलेंगी, नहीं बोलेंगे। बोलिए बोलिए ऐसी डिबेट नहीं करते फिर। बोलिए, आप ही बोलिए, ज्ञान दे रही थी जवाब अभी, और दीजिए, आप ही चलिए बीच में बोलिए। बोलने लगी। अनुराग जी, हमने बोलिए। आपको धैर्य से सुना। देखिए, हमें एक सीधी सी बात करता हूँ, समाज के अंदर में समाजवादी लोग हमेशा से, आप तो शांत समाज नहीं, ये तो गलत जब बात भी है, वो अन्याय आगे होता धैर्य से है, सुनता ही तो नहीं है, हम बिल्कुल उसकी गलत बात है। अरे आवाज बोलने उठाते हैं। दीजिए उनको भाई, उनका हाँ, तर्क रखने दीजिए। हम गलत कह ही नहीं उसकी रही, इसमें आवाज गलत उठाते क्या है? हैं। आतंकवादियों के समाज उन्होंने के नहीं हटाए थे, अंदर बताइए में, तुम। समाज के अंदर सीएए में के दौरान जब दंगा हुआ और उन देखो, दंगाइयों को सच नहीं निपटा गया जाने तो क्या देना समाजवादी चाहते। पार्टी ने नहीं कहा जब था भी कि सरकार वीडियो से रिकॉर्डिंग सवाल निकाल पूछा निकाल के जब जाएगा हमारी तो सरकार बीच आई थी में तो देखिए पुलिस वाले पर खुद कार्रवाई पड़ते होगी, हैं, कहा था क्योंकि इन्होंने। चाहते नहीं है कि सही बात आतंकवादियों को जब चुराने गए थे तो क्या नहीं कहा था कोर्ट ने अरे कि ऐसे कल इनको डिबेट पद्म हो गई विभूषण भी दे देना। ऐसे कैसे बात बिल्कुल होगी? ठीक बात है अच्छा, भाई, ये तो हम कहा था, हट तो जाएं सच्चाई डिबेट है। से। मुस्लिम तुष्टीकरण अगर में बांग्लादेश में जो डिबेट मुसलमान है होनी उनका तो भी हम लोग तुष्टीकरण उठा करते हैं, शिवम। हिंदुस्तान का भी ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश से वोट मिलेगा इनको। ऐसी डिबेट होनी है तो फिर कोई मतलब एक अब मिनट। समझ में आ रहा है आपको कि जब कोई आपके ऊपर बोलता है तो अरे कितना भाई, बुरा लगता आप है। स्टूडियो में हैं, शिवम, आप भाई, रुकिए जरा। This is the taste of your own ऐसी medicine, डिबेट boss। ऐसा ही नहीं करते हैं होगी। आप हर किसी के साथ। नहीं शिवम, अब आप हो रुकिए। गया। अनुराग जी, अब आपको हो समझ गया। आ रहा है? अनुराग जी को बोलने समझ आ रहा है, दीजिए। मैं मान जाऊंगा। अरे रुकिए भाई शिवम। कोई हो पैनल गया। नहीं कहता, अरे आदमी रुकिए किसी को भाई। ऊपर नहीं रोकते। अरे रुकिए भाई। ये हाल है इनका खराब। अनुराग जी को बोलने तो मैं दीजिए बोलना आप। नहीं चाहता बिल्कुल भी, पर क्या करे आदमी के साथ, ऐसा ही इलाज है बस। एक आम दर्शक भी यही सोच रहा है, बोलने अच्छा, तो दो ठीक है, भाई। बुलवाइए, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। अनुराग जी, क्या सीए सुनिए, सही है, वो आना चाहिए था? हाँ, सवाल जवाब दीजिए। आपका नहीं, आप सवाल पूछ दीजिए। हमारा है। आप पूछ दीजिए। आरोप यह है कि आप कट्टरपंथ पर खुलकर बोलते नहीं हैं और उनको शह देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी देती है। बिल्कुल, ये आरोप है आप पर। कट्टरपंथ को अगर कोई सह देती है तो भारतीय जनता पार्टी देती सीए है। का सवाल भारतीय पूछिए, जनता फिर वो पार्टी बोलेंगे, नफरत मैं की बोलूंगा तो राजनीति को बोलेंगे, बढ़ावा बोलता है। देती है। रुकिए। भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। जिस तरह से आपने देखा अभी क्रिसमस में किस तरह से तोड़फोड़ की, कौन से तोड़फोड़ करने वाले लोग, क्या इस तरह का माहौल हमारे देश में कभी पैदा हुआ? क्या बात बांग्लादेश पर हो रही है, बात कट्टरपंथियों पर हो रही है, बात आतंकवाद पर हो रही है, बात वहां पर हिंदुओं के हमले पे हो रही है। ये हिंदुस्तान को लेकर बैठ गए। क्या बांग्लादेश से भी वोट चाहिए? क्या बैठी हुई है? बांग्लादेश से भी वोट चाहिए या बांग्लादेश के मुस्लिमों को भी तुष्टीकरण करना है क्योंकि वहां से कुछ वोट मिल जाएगा? और आपने आंख बंद कर लिया। नहीं, आंख बंद नहीं किया, बताइए, जवाब दीजिए जरा। करके बैठे हैं आप। सीए एनआरसी के पीछे छुपना चाहते हैं। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बोलने में डर लगता है क्या? अनुराग जी, ये बांग्लादेश से, हम नहीं अनुराग डरते जी, बांग्लादेश से। हमने तो अनुराग वही जी, कहा, हम वही लोग हैं जो कट्टरपंथ बांग्लादेश को तो पर बांटने क्या वाले लोग हैं। आप 30 और आप सेकंड डरते लगातार बांग्लादेश बोल से। सकते हैं? क्या कट्टरपंथ का मजम्मत करते हुए 30 सेकंड बोल सकते हैं? आप इधर उधर से घूम के आपने सब कुछ बता दिया। अब बोलूं मैं? कट्टरपंथ में लेकिन कुछ आप नहीं चुप बोला। रहिए तब तो बोले। अरे चुप तो रहिए तब हम तो चुप बोले। है, हम 30 सेकंड बोलिए, आपका मैंने इंतजार कहा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ कट्टरपंथ को अगर किसी ने बढ़ावा दिया है तो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और मैं हमेशा से मजम्मत करता हूँ जिस तरह की लेकिन कट्टरपंथ बांग्लादेश में उसका तो विरोध नहीं, करता हूं। सुन लो लेकिन भाई जवाब। भारतीय जनता शिवम, पार्टी आपसे ने भी सब्र नफरत नहीं की होता। राजनीति बढ़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये देश उन्हीं के का अंदर तरीका नफरत की है। राजनीति का विकास किया है, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति का विकास किया? विकास की बात क्यों नहीं करती? अब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में तो चुप्पी साध जाती है।
जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि जिससे बांग्लादेश में अन्याय हो रहा है चुप्पी साधगी है सरकार, विपक्ष को जिम्मेदार ठहराती है। पहलगाम की घटनाओं की विपक्ष जिम्मेदार, यहाँ बांग्लादेश में घटना हिंदुओं पर अत्याचार हुआ विपक्ष जिम्मेदार, तो सरकार झुंझुना बनाने के लिए बैठी हुई क्या? ये बताइए सर, सरकार की क्या जिम्मेदारी 30 सेकंड में आपके जुबान पर ना बांग्लादेश का नाम आया, ना हिंदू का नाम आया, ना कट्टरपंथ का नाम आया। कट्टरपंथ मतलब बीजेपी आपके लिए?
बढ़ावा देती है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे और कैसे बोले भैया? अभी तो मुंह से बोला, आंख से भी बोला, आंख खोल के भी दिखाया, लाल आंखें हमने की। ये तो लाल आंखें भी नहीं कर रहे और कैसे बोला जाता है? प्रभु आप ही बता दिए और कहीं से मैं बताता हूँ कैसे बोला जाता है। विनोद बंसल जी, बोला जाता है ना। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि आप लाल आंखें नहीं दिखा पा रहे बांग्लादेश को। हिंदुओं के हित के लिए क्या कदम उठाए जाने की उम्मीद आप सरकार से करते हैं? आपकी स्टूडियो में बैठ के आपकी चाय पी रहे हैं। अरे वो अपने घर बैठे हैं सर। पा रहे हैं कि हम खड़े हैं, बांग्लादेश को सबक सिखाएंगे, वहाँ अन्याय हुआ है हिंदुओं के ऊपर, आप रोकिए उनको। बांग्लादेश को लाल आंखें दिखाएंगे। अरे पवन जी रोकिए, विनोद बंसल जी को सुन लीजिए सर। कहाँ जाएंगे सर, बांग्लादेश की चाय अभी पी रहे हैं यार। रोक कर दिखाइए आप। पवन जी प्लीज 10 सेकंड अब वो रुकेंगे ही नहीं। विनोद बंसल जी की आवाज ऊपर कर दीजिए। अनुराग भदौरिया जी की आवाज को नीचे करना पड़ेगा, रुकते ही नहीं है, ब्रेक ही नहीं लगाते हैं। ये देखिए विनोद विंडो बंसल बंद जी, हो गई, आपसे अब चुप हो सवाल ये जाइए। है कि पवन जी। आपकी सरकार से उम्मीदें क्या पवन है? जी। देखिए, मजम्मत करना, प्रदर्शन करना हम समझते हैं, लेकिन इस बात से बांग्लादेश हिंदू की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कदम बताइए, आपको सरकार से उम्मीद क्या है कि सरकार कदम उठाए, बांग्लादेश में हिंदुओं को कोई राहत मिले? देखिए पवन जी, सरकार जो वर्तमान सरकार है वो एक सक्षम सरकार है और वो हिंदुओं के प्रति संवेदनशील सरकार भी है। मैं कहता हूं देश के प्रति संवेदनशील सरकार, और सरकार का दायित्व भी है कि नेहरू लियाकत समझौते के तहत जो है ना जी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जहां भी अल्पसंख्यक रहते हैं उन अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करे। आप देखिए कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक कितने थे और कितने हो गए, और वो इन तीनों कंट्रीज के अंदर अल्पसंख्यक कितने थे और कितने रह गए। अफगानिस्तान में कुछ गिने चुने रह गए, पाकिस्तान में मुश्किल से 1.5% रह गए, और बांग्लादेश में मुश्किल से 7% रह गए। आखिरकार ऐसी स्थिति में जो है ना जी, ये जो सरकार है, सरकार जो कदम उठा रही है, हमें उम्मीद है। देखिए ये वो सरकार है जो बताती नहीं है, कहती नहीं है, करके दिखा देती है। सुबह से पता लगता है आपको कि वो वहां तो मार के चली आई। हमें इस बात की उम्मीद है कि डेफिनेटली हिंदुओं के हितों की रक्षा करेगी। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है, देखिए ये तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सारी की है, सबकी है। क्योंकि आप देखिए कि जो हिंदू जिनको ऊपर प्रहार हो रहे हैं, ये वो हिंदू हैं जो बांग्लादेश के अंदर 14 अगस्त 1947 की रात को जब सोए थे तो उनको किसी ने नहीं बताया था कि अचानक 15 अगस्त 1947 की सुबह वो उनको कह दिया जाएगा तुम पाकिस्तानी हो। मैं कहता हूं 1971 में जाकर के उनको तुरंत फिर दोबारा बता दिया गया कि अब तो तुम बांग्लादेशी हो गए हो। आखिरकार उन बेचारे हिंदुओं के क्या दोष था? ये सब हिंदुओं का कोई दोष नहीं था। चेहरा है जिनके शिकार हो रहे हैं। साहब, मैं कहना आपने चाहता हूं, सुना, देखिए हिंदुओं को क्या ये भारत का डिवीजन बनाएंगे, भारत के हितों के खिलाफ नहीं है कि अगर गजा में प्रोटेस्ट होगा तो हिंदू नहीं जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। अगर बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा तो हिंदू संगठन जाएंगे, मुस्लिम संगठन नहीं जाएंगे। क्या किसी के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो हिंदू मुसलमान, गंगा जमुनी तहजीब, वो सारी एकता यहां क्यों नहीं दिखती? देखिए पवन जी, पूरे देश के अंदर जितने भी मुसलमान हैं लगातार प्रोटेस्ट भी निकाल रहे हैं, लगातार जनसभाएं भी कर रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं, लगातार कंडेम कर रहे हैं बांग्लादेश का। मगर जिस तरीके से हमारे देश के अंदर 2014 के बाद से जो परिवर्तन हुआ है, जिस तरीके से देश के माइनॉरिटीज के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, वीएचपी और बजरंग दल के खिलाफ, और जब बांग्लादेश में अब हिंसा हो रही है तो उसके ऊपर तो वीएचपी बजरंग दल जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। मगर जब देश के अंदर ने कोई फतवा जारी किया कि इसको लेकर के? अरे विनोद बंसल जी चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए, आपकी बात हम सुन रहे थे बड़े खामोश होकर, आप भी थोड़ी बात सुनिए। आप पे बैन लग जाएगा, वरना आपकी संस्था पे भी बैन लगेगा इस देश के अंदर। रुकिए, सरकार बदलने दीजिए, आप जैसी बैन लगेगा और आप लोगों को बोलने का भी अधिकार खत्म होगा आपका। आप जिस तरीके से पूरे देश को नफरत में जला देना चाहते हैं, देश के लोगों को, जो आप माइनॉरिटीज के लोगों को जिस तरह आप हिंसा कर रहे हैं और उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं, आप ये बताइए जब देश के मुसलमानों पर लिंचिंग होती है तो आपके मुंह में तेल जम जाती है, आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? आप हमसे उम्मीद रखते हैं कि आप प्रोटेस्ट करो, और हम तो तब भी कर रहे हैं कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप बताइए जो देश के अंदर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर बोलिए आप क्या गलत है, और हमारी संगठन जो कर रहा है वो गलत है, बोलिए। आप पे दम है तो खड़ा है विनोद बंसल जी, आप नहीं बोल पाएंगे, आपके मुंह में दही जम जाएगी। आप सिलेक्टिव होकर खास तौर से एक हिंदू की सुरक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं हम। क्या आप चाहे कितने ही प्रहार कर लो, कितने इनको कवर फायर देने का काम कर लो, आपका ये एजेंडा सफल नहीं होगा।
बता रहा हूं मैं आपको। अरे आपका एजेंडा एक्सपोज हो रहा है सर, आप एक्सपोज हो रहे हैं। आज आप हमारे देश को कहां लेकर जा रहे हैं? बाहर विदेशों तक यहाँ की चर्चा हो रही है कि वहां पर माइनॉरिटीज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं की वजह से देश का हमारा क्या हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज की हालत की चर्चा बांग्लादेश के माइनॉरिटीज से कंपेयर करना ठीक है? क्या आपका कंपैरिजन ठीक है मेहरुद्दीन साहब? बिल्कुल है। कैसे? जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से 2014 के बाद से लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे ईसाइयों को धर्म मानने वालों को अजान पे पाबंदी, नमाज पे पाबंदी, अपराधियों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान अगर कोई अपराध कर देता है अगले दिन बुलडोजर बीजेपी के लोग होते हैं वो अपराध करते हैं, उन्हें खुला संरक्षण मिलता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी हमने देखा कुलदीप सिंह सेंगर, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला अभी तक। कहते हो तो मुझे लगता है मुसलमान अपराधी नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। ये मेहरुद्दीन साहब ये लगातार नहीं, एक मिनट मेहरुद्दीन साहब, नमाज पर, अजान पर पाबंदी कब लग गई हिंदुस्तान में? कब लग गई? जा रहे हैं आपको, कब ऐसे घर जलाए जा रहे, कब मजाक में गोली मार दी गई? हम लोकल में रहते हैं, हमें पता है क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी है 2014 बताइए ना। जिस तरीके से भाजपा लगातार हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रही है, 15 करोड़ मुसलमान से 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराकर राजनीति कर रही है, वोट की राजनीति कर रही है। उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं हिंदू भाइयों से। हमारे देश के हिंदू भाई रोजगार की तलाश में आज लगातार घूम रहे हैं, रोज आत्महत्या कर रहे हैं किसान, कोई चर्चा नहीं, वो हिंदू नहीं है। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के माइनॉरिटी की जो हालत खराब है वो बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं। क्या ये कंपैरिजन सही है, जहां हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, सरेआम मारा जा रहा है, घेरा जा रहा है, और आप यहां हिंदुस्तान के उस माइनॉरिटी से कंपेयर कर रहे हैं जो फल फूल रही है? कहां 21% से बांग्लादेश में 7% पे आ गए। यहां मुसलमानों की उन्नति प्रगति हमारी आंखों के सामने है। जी पवन जी, बड़ा अच्छा आपने मेरे दिल के करीब एक सवाल पूछ लिया है। अब से कुछ साल पहले एक बार राहुल गांधी जी ने इटली का एक प्रवास बनाया था। उस समय पोप को भड़काने के लिए जा रहे थे कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है। तो उस समय जो वहां की भारतीय कम्युनिटी थी, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू करवाया था एक इटालियन अखबार के साथ, जिसमें एक हेडलाइन उन्होंने बनाई थी जो मैंने कहा था कि आई एम एन इंडियन मुस्लिम एंड वी आर नॉट टॉलरेटेड बट सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। भारत में टॉलरेंट शब्द भी गलत है भारत जैसे विचार के लिए। भारत उत्सव की तरह मनाता है हर मान्यता को। हिंदू इज नॉट अ रिलीजन बट अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता पूजे जाते हैं इस देश में। एकमात्र भारत ही ऐसा देश है। संविधान में भी सेक्युलर आने से पहले हम लोग जेनेटिकली सेक्युलर हैं, पहली बात। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं बांग्लादेश की माइनॉरिटी से कंपेयर कर रहे हैं, भारत ही वो देश है जिसमें आप जैसे मुसलमान अयोध्या में जाकर राम मंदिर का विरोध करके आते हैं। भारत ही ऐसा देश है जहां पे हिंदू की लिंचिंग सरेआम हो रही है बंगाल में। बांग्लादेश तो भूल जाइए, बंगाल में उसके बावजूद नेशनल डिबेट्स पे सारे पैनल्स में आपको मुसलमानों को सम्मान की तरह बुलाया जाता है। आपसे कहता है कि भाई इसको कंडेम कर दो, हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुनी तहजीब, इसको कंडेम कर दो, आपके भाई हैं ये। लेकिन मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं आप और बात करते हैं माइनॉरिटी की। पहली बात तो मुसलमान भारत में माइनॉरिटी नहीं है। इस डिबेट के लिए हमारे पास इतना ही वक्त था सुबुई खान जी, लेकिन इस बात को देखकर दुख होता है कि बांग्लादेश में होती हुई हिंदुओं की हत्या को भारत के माइनॉरिटी से कंपेयर कर दिया जाता है। तब दुख होता है कि जहां पूजा की समानता है, अवसर की समानता है, धर्म को मानने की समानता है, तब यह कंपैरिजन हो रहा है। उनके हक कहां है? आप सभी हमारे साथ बने रहिए। अब बात जरा संभल की कर लेते हैं। अब संभल जो इतना संवेदनशील हो चला है कि एक छोटी सी पैमाइश के लिए भी पहले सुरक्षा बलों को फ्लैग मार्च निकालना पड़ता है, बड़ी तैनाती करनी पड़ती है, ड्रोन से लेकर सर्च टीम तक का सहारा लेना पड़ता है। दरअसल संभल में आज विवादित मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की पैमाइश हुई। राजस्व की 8 बीघा जमीन को नपाई करने के लिए टीम पहुंची। पता चला कि कुल 8 बीघा जमीन है, इसमें से 2.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर 22 घर दुकान बनाए गए हैं। जिन लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन और मकान और दुकान बनाई, उनका दावा है कि जमीन पर वो 60-70 सालों से रह रहे हैं। असल में मामला केवल जमीन पैमाइश का सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार 24 नवंबर 2024 की हिंसा से जोड़े गए हैं। शिकायतकर्ता कल की सेना के राष्ट्रीय संयोजक, जिनका दावा है कि उस दिन जामा मस्जिद के एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान पत्थरबाजी और फायरिंग इन्हीं अवैध मकानों और दुकानों की छतों से की गई थी।
अब सवाल है कि संभल में इस नए दंगल का इंपैक्ट क्या होगा। सवाल यह भी कि क्या यह मामला सिर्फ अवैध अतिक्रमण तक सीमित रह जाएगा या फिर से हिंदू मुस्लिम का नया एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं शिवम त्यागी जी। जिस तरह से शिकायत करता है, उन्होंने कहा कि संभल की सर्वे टीम पर जो पथराव हुआ था वो यहीं से हुआ था। अब क्या यह क्रिया की प्रतिक्रिया है, निशाना बनाया जा रहा है, उनको इतनी फोर्स लेकर वहां उतारा जा रहा है, क्या कहेंगे? इस देश में एक अलग तरह का मॉडल लगातार जो है बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर उत्तराखंड में अभी पिछले दिनों क्या हुआ, 90 हेक्टेयर जमीन जो है वो खाली कराई गई। जब खाली कराई उसको तो वहां पर वन की जमीन को कब्जा कर रखा हुआ था और करीब 300 से ज्यादा नकली मज़ारें वहां पर थी। और इनफैक्ट जब उनको हटाया गया तो देखा कि वहां कुछ था भी नहीं। यहीं पर सीधा सिर्फ इतना सा है कि जिस 8 बीघा जमीन की बात हो रही है संभल में, उस पर कब्जा है। 2.5 बीघा वो जमीन है जिस पर खासतौर पर मकान दुकान सब कुछ बने हुए हैं। सरकार ने उसकी पैमाइश के लिए वहां पर लोगों को, जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, बीडीओ पटवारी, वो सब वहां पर सिर्फ पैमाइश के लिए गए। लेकिन पत्थरबाजी का माहौल बना दिया गया, पुलिस की व्यवस्था करानी पड़ी। मैं एक चीज समझना चाहता हूं, जब कानूनी रूप से कोई काम चल रहा है तो इस पत्थरबाजी के मॉडल को यहां लाने की क्या जरूरत है? एग्जाम्पल, इससे पहले भी आपको याद होगा श्री हरिहर मंदिर खासतौर पर या फिर जामा मस्जिद जो भी है, वहां पर किस तरीके से जब एएसआई की टीम पहुंची थी और सर्वे होना था तो क्या हंगामा हुआ था, कितनी भीड़ आ गई थी। मैं तो कहता हूं कि वहां पर जो उस समय वकील थे विष्णु शंकर जैन, उन पर पत्थरबाजी हुई, उनकी शायद जान बचते बचते जाते जाते रह गई। किस तरीके से पुलिस ने वहां पर बचाव किया, यह होना ही नहीं चाहिए। अगर कानूनी रूप से कोर्ट के ऑर्डर के बाद और चीजों को वहां पर आगे लेकर बढ़ाया जा रहा है और डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, पता नहीं क्यों इतना शौक है पत्थरबाजी करने का। जहां पर भी देखो और कुछ नहीं चलता तो पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। जहां पर भी देखो अगर अवैध कब्जा है तो हटेगा भाई। और उत्तर प्रदेश में किसी पर भी, कहीं पर भी, किसी भी जाति धर्म का कोई भी कब्जा हो वो हटेगा ही, इसमें कोई बहस का विषय ही नहीं है। और खासतौर पर पैमाइश करने गए थे, क्या अभी तो कब्जे की बात थी, सिर्फ पैमाइश होनी थी, पता नहीं क्या दिक्कत हुई। क्या ये इतनी ही ईमानदार कोशिश है कब्जा हटाने की या इसमें कोई राजनीतिक मकसद नजर आता है आपको? देखिए, आपने पहले जब घटना सुनाई कि पहले जिस तरह की घटना संभल में हुई थी, ये मैंने तब भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, पुलिस उस समय, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि पूरा सैनिटाइज करते, उसके बाद ये काम करते। फिर पत्थर कहां से आ गए थे? अगर आपने सैनिटाइज अगर किया था तो पत्थर कहां से आ गए थे? इसके मतलब आपने सैनिटाइज नहीं किया था। पुलिस प्रशासन की इसी तरह से हमने आपको पहले भी, रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हुई थी, आपको याद होगा, जिस तरह से जब बहराइच में जिस तरह का वहां हिंसा हुई थी, तब भी हमने कहा था पुलिस सिस्टम अगर मुस्तैद होता, अगर वहां चौकन्ना होता तो शायद आज रामगोपाल मिश्रा जी हमारे आपके बीच में होते। पुलिस अपना काम बखूबी से कर नहीं पा रही, कहीं ना कहीं पुलिस अपनी चूक करती है। तो पुलिस की, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी सेंसिटिव इलाका है, ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन का होता है कि वहां कोई भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, वहां पूरा सैनिटाइज करना चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है पुलिस की, कोई यहां नहीं, हर जगह होती है। हर जगह पुलिस जब भी इस तरह का अतिक्रमण हटाने जाती है तो पूरा सैनिटाइज करती है उस इलाके को, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी हो, तो ये सैनिटाइज होता है। क्या सरकार या वो लोग जो सैनिटाइज करते हैं, पूरी तरह सैनिटाइज कर दिया गया, और सैनिटाइज करके आप अपनी कानून प्रक्रिया को करिए, किसी कोई दिक्कत नहीं होती है। आप कानून की प्रक्रिया आप सुचारू रूप से कीजिए, किसी निर्दोष पे किसी प्रकार की कोई बात नहीं आनी चाहिए। और आपको पत्थर की जहां की बात होती है, पत्थर कहां से शिवम जवाब देना चाहते हैं, कानूनी प्रक्रिया का आप सम्मान करने की बात करें। माफ कीजिएगा, पत्थर पैदा तो होते नहीं है। एक चीज यहां पर कहना, प्लीज मैं उनके बीच में इसलिए नहीं बोला ताकि वो ना बोले। भाई आपने छत पे अगर पत्थर मिले तो बड़े नाराज हो जाते हैं। अनुराग जी, आप उनको रोके। अनुराग जी जवाब देना चाह रहे हैं? नहीं, ये विंडो, ये बंद विंडो में भी बोलने वाला आदमी, अब आप इनको रोक कर दिखाइए, मैं तब रुकूंगा, वरना मैं नहीं रुकूंगा। आप जवाब दे रहे हैं, मेरा निवेदन है। अनुराग जी वो जवाब दे रहे हैं। इलाके को सैनिटाइज कीजिए, कानून को पूरी तरह से बनाइए, और वहां से आपको रोकना पड़ेगा इनको, ऐसे नहीं चलेगा भाई। बाकी सब रोकिए सर, रोकिए उनको, रोकिए। सरकार के साथ है, शिवम जवाब दे रहे हैं, प्रक्रिया शिवम जवाब दे रहे हैं। सरकार के साथ सभी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि हम देश के संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। शिवम, संविधान और कानून को, अगर संविधान को मानने वाले लोग हैं तो फिर इतने संवेदनशील क्यों है संभल? आप रोकिए तो सही इनको। आप शिवम जवाब दे रहे हैं, कहते कहते पूरा शो निपट जाएगा, वो रोके तो सही। मेरा निवेदन है आपको, माहौल ज्यादा बनाना, ये चिंता गजब बात हो गई। रोकिए, मैं तो कह रहा हूं, मैं आज तभी बोलूंगा, कोई बात नहीं, निकल जाए पूरा। अनुराग जी वो जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए तो सही। चुनाव आता जाएगा, वैसे वैसे माहौल ज्यादा बनाते हैं, काम कम करते हैं। आप काम कम कीजिए। कब सिर्फ मैं बुलडोजर चला, क्या मैं पूछना चाहता हूं?
एयर जिस तरह से हवा में जहर है, इस पे बात नहीं होगी क्या? हवा में जहर पे कोई चर्चा नहीं है? अरे हमारी आपकी सांसें ही नहीं रहेंगी तो हम किस पे पवन जी, जवाब ले लें सर आप। किस पे बैठेंगे करके सर बताइए। जवाब ले लें आप। कब सिर्फ में जिस तरह से बच्चों की आवाज कम कीजिए, अनुराग जी के साथ तो गजब वॉल्यूम कंट्रोल करना पड़ता है। Thank you। जवाब आपका ले रहे हैं। बस मैं यही कहना सर ये चाह कह रहा रहे हैं कि आप वहां पर तैनाती कर देते हैं पुलिस की, लेकिन जब कफ सिर्फ मामला आता है तो आपने बुलडोजर नहीं चलाया। देखिए, कोई आदमी या कोई पार्टी कट्टर पंथ का किस हद तक प्रवक्ता हो सकता है कि अगर संभल में पत्थरबाजी हुई तो पुलिस जिम्मेदार, मतलब पत्थर उठाने वाला, इकट्ठा करने वाला, मारने वाला इनका वोटर है, तो इनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि उसको जिम्मेदार ठहरा दे। अगर बांग्लादेश में हिंदू को मारा जा रहा है तो यहां पर कह रहे हैं कि हम विश्व हिंदू परिषद को बैन कर देंगे, बजरंग दल को बैन कर देंगे। सरकार से सवाल पूछो, अरे इतना कट्टरपंथियों का प्रेम क्यों है भाई? मुझे तो अनुराग कम ये कट्टरपंथी ज्यादा लगते हैं। आप देखिए ना, खुल्लम खुल्ला समर्थन, पुलिस गलत है, लोग गलत हैं, सैनिटाइज करना चाहिए, जिम्मेदारी। सैनिटाइज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर पैमाइश होनी है तो सिर्फ पैमाइश की तो बात है, उसको वहां पर जो है पैमाइश होने के बाद जिसकी भी जमीन होगी वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को चली जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप कट्टरपंथियों के इतने बड़े प्रवक्ता हैं। रीजन है क्योंकि आपका वोट बैंक है। पुलिस की गलती है, सरकार की गलती है, सारी दुनिया की गलती है, लेकिन जो पत्थर मार रहा है उसकी गलती नहीं है, जो लोगों की जान बांग्लादेश में ले रहा है उसकी गलती नहीं है। सारी दुनिया को गलत बता दीजिए। और मैं बस आपको यही कह रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, मैं बोल के भी खत्म हो गया। चलिए ठीक है। मेहराजुद्दीन साहब, आपसे सवाल ये है, मुस्लिमों की जमीन है, कब्रिस्तान मुस्लिमों का है, मस्जिद मुस्लिमों की है और कब्जा मुस्लिमों का है। अगर सब मुस्लिमों का है तो क्या इसमें भी आपको अब कोई माइनॉरिटी वाला एंगल नजर आ रहा है? आप कैसे देख रहे हैं इसको? इतनी फोर्स सिर्फ पैमाइश के लिए लगानी पड़ गई? देखिए, जिस तरीके से 2014 के बाद से लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और दूसरी बात, एक और बात है कि कैसे सेकंड क्लास सिटीजन मुसलमानों को बनाया जाए। एक तबका है जो मुसलमान अगर परेशान होता है, उसके घर पे बुलडोजर चलता है या उसका सामूहिक उसकी सजा दी जाती है, तो एक समाज के कुछ लोग हैं जो उस पर तालियां बजाते हैं, और बीजेपी की वोट बैंक वो लगातार वही बनते जा रहे हैं। उन्हें महंगाई, बेरोजगारी नहीं दिखती, वो हमेशा यही देखते हैं कि बुलडोजर चल गया, मुसलमानों का एनकाउंटर हो गया, कब्रिस्तान को ही मिलेगी, किसी हिंदू को नहीं मिल रही। इसमें हिंदू मुसलमान आप कैसे ढूंढ पा रहे हैं? मैं सर क्या कह रहा हूं, प्रयोग, ये सहयोग नहीं है सर, ये प्रयोग है। काशी, मथुरा, संभल, लगातार संभल निशाने पे है। 2027 एक मिनट जमीन पर जो लोगों ने मकान दुकान बनाए हुए हैं उनको खाली कर रहे हैं। इसमें हिंदू का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, सीधा सीधा बता दो, घुमाओ मत। शिवम भाई, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी विनोद बंसल को जिम्मेदार ठहरा देंगे। एवीएचपी को बैन करिए, ये गलत बात है। नहीं, जब बात हो समस्या सीधा बोल दिया अच्छा करो सुनिए, भाई। समस्या हमारी है, हम देखेंगे उस समस्या को। तो पुलिस वहां पर बजरंग दल के लोग, बीएचपी के लोग लगातार कंप्लेंट करते हैं, आपस में मुसलमानों की मस्जिदों को अवैध बताते हैं। मैं कह रहा हूं, जितने मठ मंदिर हैं देश के अंदर, अगर उनके ऊपर भी बुलडोजर चला के दिखा दीजिए। अगर योगी के अंदर दम है तो चलाइए। नहीं, कब्रिस्तान मुसलमानों का, दुकानें मुसलमानों की, दम है, वहां पर जो घर है मुसलमानों के, और इनको सेकंड क्लास मंदिरों से दिक्कत हो रही है। मुसलमानों को निशाना बनाने का काम भाजपा कर रही है भाई। रंगरेज उनकी वोट बैंक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है इसी वजह से। इतनी भी आंखें मत बंद मुसलमानों को करो, इतनी भी आंखें बंद मत करो सर, इतनी भी आंखें मत बंद करो। नहीं शिवम भाई, जो सच्चाई है, मैं लगातार सच्चाई पे हमेशा बोलता आया हूं और बोलता रहूंगा। सुनिए तो सही, जिस तरीके से आपके जवाब की सच्चाई सुनिए तो सही। भाजपा की सरकार सवाल है, सुनिए वहां सर, एक पर बार मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है? एक सेकंड, आपने तर्क दिया कि जमीन मुसलमानों की, कब्रिस्तान मुसलमानों का, हम अपने आप में देख लेंगे, तो फिर कानून किस लिए है? मुखदर्शक बनने के लिए। कौन कंप्लेंट व्यवस्था किसके लिए है? वहां पे किसी मुसलमान ने कंप्लेंट करी कि कब्जा हुआ है या अवैध या किसी तरीके की कोई बात है? कोई कंप्लेंट नहीं करेगा डर के मारे, तो मतलब क्या होगा? बेईमानी में कब्जा करते रहोगे क्या? ऐसा बात हो गई। पूरा माहौल बनाया जा रहा है भाई, मतलब क्या कह रहे? कंप्लेंट नहीं हुई तो खाली मत कराओ। कल से चुनाव की तैयारी होगी इनकी। एक बार भी आपने मौका नहीं दिया, एक बार भी मौका नहीं दिया। नहीं होगी या सचमुच बात होगी संभल पर। संभल में 27 की चुनाव की तैयारी चल रही है योगी बाबा की। अच्छा, लगातार मुसलमानों को निशाना बनाएंगे, मुसलमानों को निशाना ना पूछे, इसलिए ये है कि बुलडोजर दिखा दो, हिंदू मुसलमान दिखा दो। तीन इंसिडेंट बताइए 15% जहां मुसलमानों से डर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है 27 के आधार पर। अरे 27 के चुनाव को देखते हुए 3 इंसिडेंट बताइए जहां मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या वो 27 तक चुनाव का मुद्दा रहेगा? बताइए, आपका ही टाइम है सर। पवन भाई, मैं लगातार बात कह रहा हूं, काशी, मथुरा और संभल, जिस तरीके से संभल में पूरी आग लगाई जा रही है, जिस तरीके से वहां पर माहौल बनाया जा रहा है, ये 27 की तैयारी नहीं तो क्या है? ये सहयोग नहीं है, प्रयोग है। आप बता रहे कि वहां जब पत्थर चले थे, मैं कह रहा हूं आप सीधे तौर पे 27 से जोड़ रहे हैं इसको, कह रहे हैं कि ये 27 की तैयारी है। क्या
लोग इसी सवाल पवन जी, संवेदनशील मैं बात किसी के बीच मेरे नहीं बीच में बोली। बोलने मैं लगती हैं आप। देखिए, अरे सुबुई खान जी आपका नाम नहीं। पवन जी देखिए, मैं कड़वा बोलती हूँ, मैं जानी जाती हूँ फॉर कॉलिंग अ स्पेड। अभी बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये जो भदौरिया जी, अनुराग भाई बैठे हैं, ऑफ कैमरा तो बड़े अच्छे से मिलते हैं, ऑन कैमरा पता नहीं राजनीतिक हित साधने के लिए क्या ही हो जाते हैं। इन लोगों ने अपनी राजनीति साधने के लिए उत्तर प्रदेश में मेरी कौम के बच्चों को अपराधी बनाया, उनके हाथ में कट्टे थमा दिए, उनको गैंगस्टर अरे माफिया कैसी बनाया। बातें कर रहे हैं भाई। 2017 में योगी जी आए, आके उन्होंने सब माफियाओं को रेत दिया। अरे देखो देखो मुसलमान के ऊपर ये कर दिया, अरे देखो मुसलमान के ऊपर अन्याय कर दिया। अजी कैसी मुसलमान बातें के कर रहे ऊपर हैं नहीं भाई? किया, कौन किसको माफिया अपराधियों बनाता पे, है? गैंगस्टर्स पे, भाई, भूमाफियाओं पे किया। आप हमारे बात जैसी बोलिए, उत्तर बात प्रदेश की बोलिए, बेटियों को अनुष्का बचाने के लिए किया। रखने की अपराधियों जिम्मेदारी सरकार की को होती सात है। खून माफ और नहीं सरकार करे, अपनी जिम्मेदारी सिर्फ से सत्ता नहीं में भाग रहने सकती के है। लिए सरकार अपीजमेंट की नहीं करा, जिम्मेदारी तुष्टीकरण है, नहीं करा। आप दूसरी बात, गलत पॉइंट नंबर बात 2, करेगा, कानून अभी उसको बताती हूँ। सजा एक देगी। अंग्रेजी की किसी कहावत है, पवन जी, इनकी आवाज कम कराइए पहले आप। पवन जी आवाज कम करवाइए, आवाज कम करवाइए, आएंगे, आवाज कम भदौरिया करवाइए। साहब नहीं, आपके मैं पास ऐसे नहीं आएंगे, एक बोलूंगी, बार प्लीज सुन लीजिए। जी। अंग्रेजी की एक कहावत है, अंग्रेजी की एक कहावत है, इफ नथिंग इज मेजरिंग अप टू यू देन probably this is the time to check your measuring stick। आपको हर किसी से प्रॉब्लम है, जैसे अभी शिवम ने बोला, पुलिस से भी है, सरकार से भी है, दुनिया से भी है। जहां पे इस्लामिक स्टेट बना लेते हैं वहां पे शियाओं से है, अहमदियाओं से है, उत्तर प्रदेश में मुसलमान बेटी से है, बुर्का क्यों नहीं पहना, ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों से है, इजराइल में यहूदियों को दफना दो जी। हर किसी से तो प्रॉब्लम है। विनोद बंसल जी, बांग्लादेश में हिंदुओं से विनोद है। बंसल जी, अरे जहां पे आप इस्लामिक स्टेट विनोद भी बंसल बना जी, लेते हैं, रुकिए, वहां पे शबुई सिखों जी, के नाम पर रुकिए अपने आप जरा। को मारने लगते हैं। विनोद अरे बंसल भाई, जी, ये मानसिकता संभल है। इतना संवेदनशील क्यों है? विक्टिम कार्ड, दिस इज अ कंप्लेनिंग अप्रोच। You have become sadistic. You have become a chronic complainer। देखिए, जहाँ मुसलमान ज्यादा हैं वो सारा एरिया संवेदनशील है। जी, रुकिए, दुनिया का कोई रुकिए, हिस्सा जो है ना जी, जैसे बन जाओ। भारत अरे रुकिए सुबुई जी, आप भी तो ब्रेक लगाइए ना। एरियाज हैं, उन सबको सुबुई जी, रुकिए। उसने उसको संवेदनशील डिक्लेयर कर रखा है। इन लोगों के अहंकार खत्म नहीं होते हैं, हर किसी के ऊपर इल्जाम। अरे सुबुई जी रुकिए तो, कार्ड से अपने पैमाने अरे को सुबुई जी, आप सुधारिए, सवाल, आप अपने शुरू होने के बाद पैमाने रुकने का को नाम ही नहीं सुधारिए। लेते। सवाल तो समझिए। Rectify your measuring stick। हो गया, Rectify your measuring हो गया, stick। रुकिए आप। विनोद बंसल जी, संभल इतना संवेदनशील क्यों बन गया है कि वहां इतनी फोर्स तैनात करनी पड़ती है एक सिंपल पैमाइश के लिए? और क्या ये राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप जो समाजवादी पार्टी लगा रही है कि संभल को एक 27 के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए पवन जी, बहुत गंभीर मुद्दा आपने उठाया है। वास्तव में ये संवेदनशील नहीं है अकेला। भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं उनको सबको संवेदनशील बोलते हैं, और सारी स्थानीय सरकारें और सारी पुलिस कहती है। इसी के कारण हिंदू समाज की तो कोई शोभा यात्रा वहाँ से नहीं निकल सकती, हिंदुओं का कोई रथ नहीं निकल सकता, हिंदुओं का कोई जुलूस नहीं निकल सकता, हिंदुओं की पूजा करने वाले लोग नहीं निकल सकते, क्योंकि वो संवेदनशील है। आप समझिए बात को। और आप देखिए कि हिंदुओं को यही संबल है जहाँ पर 1947 से 47 वर्षों तक होली नहीं मनाने दी गई थी। आप सोचिए, यही संबल है ना जहाँ हमारे मंदिर को दबा के रखा गया, यही संबल है ना जहाँ पत्थरों को छुपा के रखा गया और खंजरों को जो है ना चला के रखा गया। आप सोचिए कि आप ये जो कह रहे हैं ना अनुराग जी, कि आखिरकार सरकार ने क्या किया। हाँ, मैं अब ये बात कह रहा हूँ, आज पहली बार मैं इनकी बात से थोड़ा सा सहमत दिख रहा हूँ। वो क्यों पवन जी? क्योंकि अब समय आ गया है, योगी सरकार कोई नहीं, भारत के प्रत्येक पुलिस प्रशासन शासन की जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए कि जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, उन पर हाई रेजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, इन और आउट का, जिससे वीडियोग्राफी हो, उसका कमांड एंड ऑपरेशन लोकल पुलिस स्टेशन के पास होना चाहिए। और अब लोकल पुलिस स्टेशन को इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आखिरकार वहां पर क्या हो रहा है, ये तकरीरें कौन दे रहा है, आखिरकार कौन सा ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है, कौन सी भाषा बोली जा रही है, आखिरकार ये पत्थर कहां से आ रहे हैं, कहां पर जमा हो रहे हैं, कौन चलाना सिखा रहा है इनको, कौन सी मानसिकता जो उनको भड़का रही है, आखिरकार क्या स्थिति है जिनके कारण जो है ना लोग मस्जिद में जाते हैं, पत्थरबाज बन जाते हैं। आप देखिए पवन जी, हम जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर से जब लौटते हैं तो हम लोगों को फूल बरसाते हैं, हम लोगों को प्रसाद बांटते हैं। फिलहाल इस चर्चा में वक्त इतना ही था। दिक्कत यह है कि राजनीतिक मुद्दे और माहौल पर तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन नेता सीधे तौर पर सीधे सवाल का सीधा जवाब देने से बचते हैं।